अच्छा देखो स्टार्ट कर रहे हैं, सुनो स्टार्ट कर रहे हैं आज के क्लास को। इस क्वेश्चन को फटाफट एक बार गो थ्रू करूं और इसको सॉल्व करेंगे। फिर देखो लास्ट क्लास जाते जाते एक क्वेश्चन हमने किया था, थोड़ा सा उसका रिजल्ट आपको रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आप आज के क्वेश्चन में उसको आप अप्लाई कर सकें। सपोज करो कि एक कोई ऐसा सर्कल है आपके पास में और मान लो कि बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट आप इस पे बना पा रहे हैं, एक मान लो कि ऐसा और एक सपोज करो कि ऐसे। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि इन दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो जोड़ने वाला इस तरीके का कॉर्ड होगा, ठीक है ना, उस एक्सटर्नल पॉइंट और यहाँ कहीं पर सेंटर होगा, सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन होगा वो इस येलो वाले कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आई मीन टू से कि ओवरऑल अगर इसका लेंथ मान लो कि 12 सेंटीमीटर है, ऊपर का हिस्सा 6, नीचे का हिस्सा 6 और बीच वाला ये जो एंगल है ये सारा एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ये चीज हमने लास्ट क्लास जाते जाते इस क्वेश्चन में प्रूव किया था। अब ये रिजल्ट जो है ये इसके आगे जहां कहीं पर भी हमारे यूज में आएगा ना, तो दोबारा हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि प्रूव करना अपने आप में काफी लंबा काम है, ठीक है। तो प्रूफ नहीं करेंगे लेकिन हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला हुआ है, आपको बोला हुआ है कि देयर इज अ सर्कल, ध्यान से देखते जाना, बाहर एक पॉइंट है P जहां से आपने दो टेंजेंट ड्रॉप किया PA और PB, ठीक है ना। सर्कल का रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर बताया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि P पॉइंट से जो आप ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो इस टेंजेंट का लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो, ये चीज आपसे पूछा हुआ है। और साथ ही साथ PA PB का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है A और B, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन का जो लेंथ है वो भी आपको बोला हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो A से लेके B तक के उस कॉर्ड का लेंथ आपको दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दिया हुआ मेरे ख्याल में 10 सेंटीमीटर और इस सिचुएशन में आपसे PA पूछा हुआ कि ओवरऑल लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो, ठीक है। तो बुक के अंदर में आई विल से कि इस क्वेश्चन को किया हुआ है, ऐसा बात नहीं कि नहीं किया हुआ है, बुक का ही एग्जांपल है एंड बुक का एग्जांपल होने की वजह से मैं बोलूँगा कि जितना ज़्यादा स्टार आप इस पर लगा सकते हो उतना अच्छा। बुक के अंदर में उन लोगों ने क्या किया, हाँ वैल्यू थोड़ा सा अलग है, बाकी अप्रोच सेम ही है, कोई इशू नहीं है। और बुक के अंदर में लोग एक काम क्या किया ना कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यूज किया है इसके अंदर, जो कि कोई बहुत बुरा बात नहीं है लेकिन स्टूडेंट लोग के हिसाब से वो समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं लेकिन यहाँ पर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से नहीं करूंगा इसको, मैं पाइथागोरस से ही सॉल्व कर दूंगा पूरा, बस जो सोल्यूशन का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, तो आप अच्छे से इसको देखें और याद रखने का ट्राई करें, ठीक है। बिगिन कर रहे हैं, लिखूं सबसे पहले लिखूं हियर रेडियस इक्वल्स टू 10, आगे लिखो AB इज इक्वल्स टू 16, नीचे लिखना क्लियरली AL इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू LB, AL इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू LB एंड एंगल L इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल L is equals to 90 डिग्री, एंगल L is equals to 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर ये जो किया ना हमने कि AL equals to LB equals to 8 और एंगल L equals to 90 डिग्री, ये आप समझो कि जो प्रीवियस रिजल्ट था उसके हेल्प से डायरेक्टली कर दिया कि पूरा का पूरा AB जो है वो आपको दिया हुआ था 16, तो 16 का आधा 8 होगा, तो उस हिसाब से AL 8 हो गया और LB भी कितना हो गया 8, और साथ ही साथ ये जो एंगल L है ये एंगल L का भी वैल्यू कितना हो गया हम लोग के लिए 90 डिग्री। अब इसका चाहो तो प्रूफ दे सकते हो लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और प्रूफ अगर देने का इच्छा हो आपको तो प्रीवियस क्वेश्चन का ये जो सोल्यूशन था ये आप छाप सकते हैं वहाँ, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से बिना प्रूफ दिए भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके अलावा देखो अब थोड़ा सा ध्यान से सोचो कि आपको चाहिए क्या, लास्ट में आपका एम क्या है। तो आपका एम है मेरे ख्याल में PA निकालना, तो PA निकालना यदि आपका एम है तो PA के वैल्यू को आप x मान लो, ठीक है। लिखो लेट PA इज इक्वल्स टू x, पहले तो ये अजम्पशन करो कि PA इज इक्वल्स टू x एंड एक और पार्ट है जिसको मैं पहले अज्यूम एक बार करके रख रहा हूं, PL इज इक्वल्स टू y, PA इज इक्वल्स टू x एंड इसको x मान रहे हैं और PL इज इक्वल्स टू y, ठीक है। इस दो पार्ट का हमको जरूरत पड़ेगा, इसलिए एक बार इन वेरिएबल टर्म्स हमने अज्यूम करके छोड़ दिया, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। अब इसके बाद में सबसे पहले तो आप लिखो इन ट्राइंगल ALO, इन ट्राइंगल ALO ट्राइंगल, पहले आप थोड़ा ऑब्जर्व कर लो कि कहां पे लाई कर रहा है वो, ठीक है।
ये रहा आपका ट्राइंगल ALO, ये दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल में। इसमें एंगल L का वैल्यू कितना है आपके लिए 90 डिग्री, और वो अगर 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज आप किसको क्लेम करोगे, उसके ऑपोजिट वाले साइड को। ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है, AO 10 सेंटीमीटर। तो लिखना इन ट्राइंगल ALO AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AL स्क्वायर प्लस LO स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 8 स्क्वायर प्लस LO स्क्वायर। यहां से ये 100, वो वाला 64, तो -64 इक्वल्स टू LO स्क्वायर। यहां से LO का आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में रूट अंडर, इससे सॉल्व करके आएगा 36 एंड LO विल बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। LO इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब अगला राइट एंगल ट्राइंगल मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। अब देखो कि आपके हिसाब से पहले वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। मेरे ख्याल में PAL, ये भी अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, क्योंकि एंगल L का वैल्यू कितना है आपके लिए 90 डिग्री। ठीक है, तो अगला पाइथागोरस हम इस वाले ट्राइंगल पे अप्लाई करने हैं, ट्राई करेंगे। लिखो अगेन इन ट्राइंगल PAL, अगेन इन ट्राइंगल PAL अगर L आपका 90 डिग्री है तो आप थोड़ा सा गेस करने का ट्राई करो कि हाइपोटेन्यूज कौन होगा। AP आपका हाइपोटेन्यूज होगा, तो लिखो AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक PL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। क्या मिल जाएगा इससे सोचो, x स्क्वायर इक्वल्स टू PL मेरे ख्याल में y था हमारे हिसाब से y स्क्वायर, और AL इज इक्वल्स टू हमारे लिए कितना था 8। सो सॉल्व करने पे इट विल बी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 64। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर। ठीक है, चलेगा। एक बार फिर से यहां देख लो, हमने अभी तक दो काम कर लिया है। इसको राइट एंगल ट्राइंगल मान के पहले LO निकाल लिया, इसको राइट एंगल ट्राइंगल मान के फिर हमने एक और कंडीशन ढूंढ ली। अब एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, उसको दिखाता हूं, और फिर उस पर भी हम लोग जो है वो पाइथागोरस लगाने का ट्राई करेंगे। देखो आप ध्यान से, APO ओवरऑल पूरा ये थ्योरम 1 की वजह से ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि A जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और OA जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ही निकला हुआ क्या है आपके लिए, रेडियस। तो ये वाला एंगल भी पक्का कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। उसके चक्कर में इस ट्राइंगल पे भी आप क्या अप्लाई कर सकते हो, सोचो पाइथागोरस। बस पाइथागोरस अप्लाई करते समय थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि मतलब 90 डिग्री कौन है और उसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज किसको मानना चाहिए। बताओ 90 डिग्री कौन है आपके नए वाले ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल APO का बात कर रहा हूँ। हाँ, तो एंगल A है इसके अंदर में 90 डिग्री, उसके चक्कर में हाइपोटेन्यूज किसको मानोगे आप, PO। इस चीज को समझना थोड़ा सा। PO का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई विल से PA का होल स्क्वायर प्लस AO का होल स्क्वायर। देखो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इनकेस आप नहीं इसको समझ पाए हो। देखना ध्यान से, ट्राइंगल आपका ये वाला है, थ्योरम 1 की वजह से ये एंगल होगा 90 डिग्री, बिकॉज A इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड AO इज द रेडियस कमिंग आउट फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो इस ट्राइंगल के अंदर में 90 के ऑपोजिट जो भी साइड है ये वाला PO, वो बनेगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो इसीलिए PO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। ठीक है, अब आप थोड़ा सा फोटो देख के ध्यान से सोच के मेरे को बताओ कि PO का वैल्यू कितना होना चाहिए। PO के अंदर में यू विल हैव टू नोटिस दिस, खुद से देखो, देखना ध्यान से। PL एक पार्ट है और एक पार्ट मेरे ख्याल में OL है, समझ में आ रहा है। अब PL आपने कितना एज्यूम कर रखा है y, और OL आपको कितना मिला था सॉल्व करने पे 6। तो जो पूरा का पूरा PO होगा ना उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 + 1। आया लॉजिक समझ। तो बस अब ऑलमोस्ट आ गया आंसर, देखना ध्यान से। यहां हम लिख सकते हैं 6 + y का होल स्क्वायर। PA आपके हिसाब से क्या है x, उसका स्क्वायर, और AO क्या है आपके हिसाब से 10, मेरे ख्याल में उसका स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज, इसको खोल दो तो 36 + 12y प्लस मेरे ख्याल में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 100 कह सकते हो, चलेगा। और इक्वेशन 1 में नोटिस करोगे क्या मिल रखा है आप, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 64। तो आप x स्क्वायर को उससे रिप्लेस कर दो, तो इट विल बी 36 + 12y प्लस y स्क्वायर, लेट इट बी। इसके जगह वी कैन राइट y स्क्वायर प्लस 64 प्लस 100। ठीक है, सो y स्क्वायर मेरे ख्याल में गया वहां पर, यहां तो 12y रहेगा,
वहां सोचो कि 64 माइनस 36 कितना हो जाएगा, हाँ 28, और 28 प्लस 100 कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल में 128। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू कितना आएगा सोचो, 128 डिवाइडेड बाई 12, 4 से अगर काटते हो तो मेरे ख्याल में 32 और नीचे आ जाएगा आपके पास में 3। सो दिस इम्प्लाइज y का आंसर आपका आ गया 32 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे y नहीं चाहिए था, आपको क्या चाहिए था x। तो x के लिए कोई खास बात नहीं है, ये जो y आया है इसको इक्वेशन 1 में यूज कर लो। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इट वाज वाई स्क्वायर प्लस 64, तो यहाँ 64। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की जगह पर 32/3 का होल स्क्वायर प्लस 64। दिस इज इक्वल टू मेरे ख्याल में यहाँ आएगा 1024 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 64। दिस इज इक्वल टू 1024 प्लस 9 इंटू 64, सोचो एक बार कितना होगा, 576 है, और डिवाइडेड बाय 9, दिस इज इक्वल्स ओवरऑल ऊपर आ जाएगा शायद 1600 बाई 9, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक्स यहाँ से आ जाएगा आपके लिए 40 डिवाइडेड बाई 3, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर, ऊपर वाला 40 का है और नीचे वाला 3 का है। तो y का आंसर, सॉरी एक्स का आंसर आपका आ जाएगा 40/3 एंड यूनिट विल बी सेंटीमीटर। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसमें शायद ये 16 की जगह 20 या कुछ वैसा दिया हुआ है, बाकी सोल्यूशन का तरीका एग्जैक्टली सेम आता है और आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आएगा तो ये ऑब्वियसली 4 मार्क या 5 मार्क की कैटेगरी में आना चाहिए, अच्छा सवाल, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, गो थ्रू करो। अगर आप लोगों को सही लगा तो इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, ऐसे ऑरली करके छोड़ दें, बस एक बार आप देख लो। देखो ये भी बहुत पॉपुलर डायग्राम है, और लेकिन ये आने से एमसीक्यू में आएगा 1 मार्क का, ठीक है, ज्यादा मार्क्स नहीं देगा आपको। ये क्या बोल रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक छोटा एक बड़ा, बाहर एक पॉइंट है और बाहर के पॉइंट से आपने दोनों सर्कल पे एक एक टेंजेंट ड्रॉप किया, और कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास में, छोटे सर्कल का रेडियस है आपके पास, बड़े सर्कल का रेडियस है आपके पास, और एक टेंजेंट का लेंथ भी आपको दिया हो और पूछा है कि दूसरे टेंजेंट का लेंथ कितना हो। तो मैं अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखूं तो मेरे को यहाँ पर ना 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखेगा, थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखो एक तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल देखो ये नीचे वाला है, ठीक है। अभी ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल पे जब आप एक बार पाइथागोरस लगाओगे तो बाय गॉड्स ग्रेस आपको ओपी मिल जाएगा वहां से, ठीक है। और जब ओपी मिल जाएगा आपको, फिर जब आप नीचे वाले पे लगाओगे पाइथागोरस तो आराम से आपको जो है वो पीबी का वैल्यू मिल जाएगा, आंसर आंसर, ठीक है। लिखो इन ट्राइंगल ओएपी, इन ट्राइंगल ओएपी लिखना फटाफट। बस इसमें एक ही चीज है कि हड़बड़ी में ना बहुत लोग हाइपोटेनस से गलत चूज कर लेते हैं। कैन यू गेस कि हाइपोटेनस कौन होगा? ओपी, परफेक्ट, आप लोग गलत नहीं कर रहे, वेरी गुड। ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25, फर्दर सॉल्व करने पे 169। सो ओपी इक्वल्स मेरे ख्याल में 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखना अगेन इन ट्राइंगल ओ बी पी, पहले हम कर रहे थे ओ ए पी पे, अब करेंगे ओ बी पी पे, ठीक है। फिर से गेस करूं कि ओ बी पी में 90 डिग्री कौन है? एंगल बी, तो हाइपोटेनस कौन होगा? ओपी। तो इस बार भी होगा ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ठीक है। ओपी का वैल्यू मिल चुका है अब हम लोग को 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओबी यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस बीपी का, तो बीपी रहने, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना 169 और वो हो जाएगा मेरे ख्याल में ओनली 9, तो ये बीपी स्क्वायर। यहाँ से बीपी स्क्वायर का वैल्यू एक्सप्लोर करोगे तो मेरे ख्याल में कितना 160, और यहाँ से बीपी का वैल्यू रूट अंडर 160 विच इज इक्वल्स टू 4√10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, ये आने से 1 मार्क का ही आना चाहिए, बहुत हल्का क्वेश्चन था। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से देखो अगला क्वेश्चन, इस पे भी आप 5 स्टार लगा सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी किताब से ही है और बुक में इसको भी बहुत ही घटिया तरीके से किया हुआ है, तो आप यहाँ थोड़ा बेहतर सोल्यूशन एक्सपेक्ट करें। और जो जैसे करा रहा हूं इसको भी प्लीज याद रखना या ट्राई करना, पढ़ दो एक बार फिर बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है,
ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हम लोग, सिंपल सा एक आइडिया है कि एक सर्कल है, उसके बाहर एक पॉइंट है टी, टी से दो टेंजेंट बनाया टी पी और टी क्यू, ठीक है ना, और फिर पी पॉइंट को सेंटर से जोड़ दी, और उसके बाद में मुझे प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। चीज सबको कन्वीनियंट और कंफर्टेबल रखने के लिए मैं बस इतना करना चाहता हूँ कि पी टी क्यू को कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स से वाई, और ओ पी क्यू को भी कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स से एक्स। अब आपको डायग्राम में ये लोकेट करना है कि एक्चुअली ये लोग है कहाँ, ठीक है ना। तो पी टी क्यू तो मेरे ख्याल में दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है, तो ये वाला पार्ट वाई हो जाना चाहिए शायद, और ओपी क्यू जो है वो मुझे लगता है कि पी क्यू कॉर्ड और ओपी रेडियस के बीच का एंगल, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाना चाहिए आपका, एक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। और इस सिचुएशन में यू आर सपोज टू प्रूव कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स, ठीक है। अब इसको करने का जो वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे है उसको थोड़ा समझने का ट्राई करो। सोचना, ये बाहर का पॉइंट है, तो इससे जाने वाला जो दोनों टेंजेंट है उन दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल। इसके चक्कर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। ये एक बात हुआ। दूसरा बात कि P अगर सच्ची में इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और OP जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकला हुआ रेडियस है, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90। उसमें से थोड़ा हिस्सा ऑलरेडी क्या हो रखा है, x। ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये कितना होगा, 90 माइनस एक्स, और उसके चक्कर में ये हिस्सा भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। लेकिन TPQ अपने आप में क्या है, ट्राइंगल। तो TPQ के ट्राइंगल होने की वजह से मुझे लगता है कि y प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स शुड बी इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो 90 90 180 स्वाहा, y माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 0, सो यू कैन से कि y इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स, ठीक है। लिखो फटाफट इसमें, लेट एंगल PTQ इज इक्वल्स टू y, लेट एंगल PTQ इज इक्वल्स टू y and angle OPQ is equals to x and angle OPQ is equals to x, ठीक है। फिर लिखो अगेन एंगल TPQ, एंगल TPQ is equals to 90 माइनस एक्स। साइड में रीजन दे सकते हो, थ्योरम 1, मतलब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं कि ये 90 होगा बोल के ये वाला पार्ट 90 माइनस एक्स होना चाहिए, क्योंकि OPQ को तो ऑलरेडी हमने x मान रखा है, ठीक है। आगे लिखो अगेन TP इज इक्वल्स टू TQ, TP इज इक्वल्स टू TQ, TP इज इक्वल्स टू TQ। नीचे लिखो देयरफॉर एंगल TPQ इज इक्वल्स टू एंगल TQP इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, एंगल TPQ इज इक्वल्स टू एंगल TQP इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। दोनों एंगल सेम होगा। नीचे लिखो नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्राइंगल TPQ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल TPQ वी हैव, अब ये 3 लाइन अब कॉपी कर सकते हैं, y प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू 180, सॉल्व करोगे तो y इक्वल्स टू 2x। चलो आगे चल रहे हैं, फिर यहां से इसको देखो और इस पे भी आप 5 स्टार लगाओ, पढ़ो पहले अच्छे से। ये क्वेश्चन भी MCQ अच्छा बनाने के लिए बहुत बढ़िया आइडिया आपको देगा, ठीक है। देखो वैसे तो डायग्राम देख के समझ में आ जाना चाहिए था आप लोगों को, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या ना कि इमेजिनेशन करने में दिक्कत आता है थोड़ा सा। मैं एक चीज करके दिखाता हूं आप, इस वाले डायग्राम को देखना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। मान लो कि एक ऐसा ट्राइंगल है आपके पास में इस टाइप से, ठीक है, और एक आपके पास में सपोज करो कि सर्कल है। ये सर्कल क्या करेगा कि पहले ट्राइंगल की किसी एक साइड को टच करेगा ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, और फिर क्या होगा कि उस ट्राइंगल का बाकी जो 2 साइड है ना उनको ये डायरेक्टली टच नहीं कर रहा, लेकिन अगर उनको प्रोड्यूस किया जाए, ऐसा समझो कि इसको इधर और इसको इधर प्रोड्यूस करने पे ये सर्कल का साइज ऐसा होगा, ठीक है ना, कि ये सर्कल उनको टच करने लग जाएगा ऐसा, इस टाइप का कोई सिचुएशन। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं हो पाया बट फिर भी चलो काम चलाएंगे इस, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पे टच कर, इधर भी ये इसको टच कर, ठीक है। पहले एक ऑरेंज कलर का ट्राइंगल था,
उस ट्राइंगल के एक साइड को तो ये डायरेक्टली टच कर रहा है, लेकिन जो बाकी दो साइड है उसका, उसको डायरेक्टली टच नहीं कर, उनको जब फर्दर आप प्रोड्यूस करोगे आगे की तरफ, देन वो आके इस सर्कल को टच कर लेगा। ये वाला आपका सिचुएशन। और नामकरण का अगर हम देखें तो इसको ए बोला हुआ है, इसको बी बोला हुआ है, इसको सी बोला हुआ है, और इस पॉइंट को शायद से क्यू बोला हुआ है, और इस पॉइंट को शायद से आर बोला हुआ है। और आपको प्रूफ ये करना है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू ए क्यू। ठीक है, हाफ ऑफ ट्राइंगल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मतलब इस ट्राइंगल का पेरीमीटर का आधा विल बी इक्वल्स टू ए से लेके क्यू तक का लेंथ। ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, प्रूफ तो मैं कर देता हूं, उसके बाद इस रिजल्ट के रेलिवेंस को हम थोड़ा समझें। अब प्रूफ के लिए देखो क्या होगा, थोड़ा समझना। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा एक चीज सीख के रखा हुआ है कि हम जब मर्जी हो तब एलएचएस से आरएचएस जा सकते हैं, जब मर्जी हो तब हम आरएचएस से एलएचएस आ सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका सोचने का ये होता है कि आप देखो कि दोनों में से कौन सा साइड पहले से कॉम्प्लिकेटेड, और जो साइड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आप उधर से बिगिन करो, और जो साइड आपको सिंपल अपीयर हो रहा है उधर पहुंचने का ट्राई करो। तो अगर मैं इसको एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस का स्टेटमेंट मानूं तो व्हाट डू यू फील, कौन सा पार्ट आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड और कौन सा पार्ट आपके लिए सिंपल? आरएचएस मेरे ख्याल में शुरू में कॉम्प्लिकेटेड है और एलएचएस मेरे ख्याल में शुरू में क्या है, सिंपल है। तो अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या होगा कि हाफ ऑफ, अगर मैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी का बात करूं तो टेक्निकली वो क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, इस डायग्राम को आप देखो और इस फोटोग्राफ के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो ए बी को फर्दर चेंज करने का या स्प्लिट करने का ऑप्शन है आपके पास? आई डोंट थिंक सो। ए बी को किससे चेंज करोगे आप बताओ? ए बी तो टेंजेंट है ही नहीं अपने आप कि किसी से बदल जाएगा वो। दूसरा, ए बी को आप फर्दर दो पार्ट में ब्रेक भी नहीं कर सकते, तो ए बी का हम कुछ नहीं करेंगे, लेट इट बी लाइक दैट। बीसी का अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट फोटो के अंदर में क्या बोला हुआ है, पी बोला हुआ, तो बीसी पार्ट को आप बीपी प्लस पीसी में क्या कर सकते हैं, ब्रेक। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके लिए हाफ, सोचिएगा ध्यान से, ए बी प्लस ये हो जाएगा मेरे ख्याल में बीपी प्लस पीसी, एंड सीए भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो नो चेंज, जैसा था वैसा ही रहेगा। ओके, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो कि बीपी जो है ना उसको आप बदल सकते हो, स्कोप है आपके पास, देखना ध्यान से। इस व्हाइट वाले सर्कल के लिए बी एक बाहर का पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट जा रहा है, एक बीपी और एक बीक्यू, तो बीपी को चेंज करके आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, बीक्यू से। सिमिलरली सी भी आपके सर्कल के लिए बाहर का एक पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट जा रहा है, सीपी और सीआर, तो सीपी को भी आप चेंज कर सकते हैं किससे, सीआर से। क्लियर मेरे ख्याल में? तो अगले स्टेप में देखो दो काम हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाफ ए बी का ए बी छोड़ देंगे, बीपी की जगह पर आप चेंज करके क्या लिख सकते हो, मेरे ख्याल में बी क्यू, एंड सीपी की जगह पर क्या लिख सकते हो, मेरे ख्याल में सी आर प्लस सी। अब आप डायग्राम को अगर अच्छे से देखोगे ना तो आपको एक फील आएगा, देखो ध्यान से सोचना, ए बी प्लस बी क्यू विल बी अल्टीमेटली इक्वल्स टू ए क्यू, सिमिलरली ए सी प्लस सी आर विल बी अल्टीमेटली इक्वल्स टू ए आर। तो अगले स्टेप में मैं पहले दो को कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके चेंज कर सकता हूँ कि हाफ ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, ए क्यू, और इनको कंबाइन करके कर सकते हैं मेरे ख्याल में हम प्लस ए आर। ठीक है, फिर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे और मन में अगर ऐसा लाते हो कि ये बीच वाला लाइन एग्जिस्ट नहीं करता, एक बार इसको इग्नोर कर दो, तो यू विल फाइंड कि बाहर आपके पास में ये पॉइंट है ए, यहाँ है आपका व्हाइट सर्कल, और ए पॉइंट से आपने दो टेंजेंट बनाया है, ए क्यू और ए आर, तो उस वजह से ए क्यू और ए आर का लेंथ आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो आप चाहो तो ए क्यू और ए आर में से किसी एक को चेंज कर सकते हो। अब जो प्रूफ में आपको चाहिए उसके हिसाब से किसको चेंज करना अच्छा रहेगा, ए आर, तो इसको आप लिख सकते हैं ए क्यू प्लस ए क्यू, दैट विल बिकम ट्वाइस ए क्यू एंड हेंस दिस इक्वल्स टू ए क्यू, मतलब हाफ और वो टू जो है वो कैंसिल ऑफ हो जाएगा। आया बात समझ? अब रिजल्ट का रेलिवेंस क्या है वो सोचो, तो ये आएगा आपके लिए एक मार्क का एमसीक्यू की तरह। कैसे? एक ऐसा फोटो बना के दे देगा, उसमें बोलेगा कि ए बी का लेंथ 5, बी सी का लेंथ 6 और मान लो कि ए सी का लेंथ 7, ऐसा कुछ भी रैंडम वैल्यूज आपको दे दी, और बोलेगा कि इस सिचुएशन में बताओ कि ए क्यू का लेंथ क्या होगा। अब अगर आपको ये रिजल्ट उस मोमेंट याद है कि ए क्यू का लेंथ इज द सेम एज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तब तो आप उस मोमेंट उस एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। और यदि वो आपको याद है ही नहीं तो फिर बस आपका माथा दुखता रहेगा, कुछ होगा नहीं आपसे। ठीक है, तो ये रिजल्ट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक खास बात कि ए क्यू का जितना लेंथ होगा ए आर का भी उतना ही लेंथ होगा, तो इंस्टेड ऑफ ए क्यू दे माइट ऑल्सो आस्क यू ए आर, और ए आर का भी आंसर विल बी हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर, कॉपी कर दो। अगले क्वेश्चन पे चल रहे, पढ़िए इसको फटाफट, और इस पे भी आप 5 स्टार लगा सकते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ बहुत बार।
देखो इस सवाल को पढ़ के वैसे तो मैंने सपोर्ट के लिए फोटो प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं कि फोटो आपको प्रोवाइडेड हो, ठीक है। तो फोटो से एक बार इन्फ्लुएंस नहीं होना है, एक बेसिक तरीका है इसके बारे में सोचने का, उस पर बात करते हैं। पहले क्वेश्चन लाइन बाय लाइन थोड़ा पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल एबीसी। इंस्क्राइब्ड बोलने का मतलब है कि एक ट्राइंगल बाहर होगा, सर्कल अंदर होगा, और सर्कल उस ट्राइंगल के तीनों साइड को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। इंस्क्राइब्ड बोलते ही ये चीज तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए हमारे। आगे ये बोल रहा है कि हैविंग साइड्स एज 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको मैं एकदम बेसिक तरीके से थोड़ा सा ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। मान लो कि ऐसा कोई ट्राइंगल होगा और उसके अंदर इनके हिसाब से एक सर्कल है ऐसा। ट्राइंगल का नाम इनके हिसाब से है ए, बी और सी, और इनके साइड का लेंथ आपको बताया हुआ है, एक का 8 बोला हुआ है, फिर एक का सपोज सर कितना बोला हुआ है 12, और एक का कितना बोला हुआ है 10। किसी को कुछ भी बिठा तो चलेगा, वैसे यह सेम सीक्वेंस में बिठा, इसको 10 और इसको 12, ठीक है। बाकी बोला नहीं है तो शायद फोटो दे देगा। वैसे बताया कि ये वाला पॉइंट डी होना चाहिए, ये वाला पॉइंट ई होना चाहिए, और ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए एफ, ठीक है। अब आप देखो कि क्वेश्चन में आपको चाहिए क्या क्या, तो आपको चाहिए ए डी, बी ई और सी एफ। क्लास 8 से हमको समझाया जाता है कि जो चीज आपको चाहिए, जो चीज आपको नहीं पता है उसको एक्स वाई ऐसा कुछ पकड़ लो। अब यहाँ पर सिंस 3 अलग अलग आदमी है तो सबको तो एक्स नहीं मान सकते, क्योंकि तीनों का वैल्यू अलग लगा सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम ए डी को एक्स मानेंगे, बी को वाई मानेंगे, और सी एफ को क्या मानेंगे बताओ जेड। ये हमारा पहला अटेम्प्ट हो, ठीक है, कि इसको एक्स मानो, इसको वाई मानो, इसको जेड मानो। जैसे आप इन वैल्यूज को इस फिगर के ऊपर में इम्पोज करोगे तो देखो क्या होगा कि एडी को जैसे आपने एक्स माना तो ऑटोमेटिकली ए एफ भी क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि ए जो है वो बाहर का पॉइंट है, और बाहर के पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट अगर बनाते हो तो दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए सेम, तो वो अगर एक्स है तो ये भी एक्स। सिमिलरली नेक्स्ट आपने बी को वाई माना तो ये वाला पार्ट आपका वाई हो जाएगा, और ये अगर वाई होता है तो बी डी वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा आपका वाई। और फिर से आप सी एफ को यदि सपोज करो कि जेड मानते हो तो उसके चक्कर में ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा जेड। एंड ओवरऑल जो शुरुआती इन्फॉर्मेशन है वो इस टाइप के फिगर, इस टाइप के डायग्राम में जो है आपके लिए कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे ख्याल में। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको यहाँ से x, y और z का वैल्यूज ही तो चाहिए। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखना एक बार, हाँ इसको तो बहुत गंदा कर दिया मैंने, देखना है यहाँ पे x, y, z का वैल्यू चाहिए हमको अल्टीमेटली, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी फोटो का आप रेफर करो एक बार, तो थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो जैसे ए बी का लेंथ मैंने इसमें कितना मान रखा है 12, तो उसके हिसाब से आप क्लेम क्या कर सकते हो मेरे ख्याल में कि x प्लस वाई का आंसर कितना होना चाहिए 12। एक बार ध्यान से देखना कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। हाँ अगला आप सी बी या बी सी साइड पे चले जाओ तो क्या बोल सकते हो बताओ कि y प्लस जेड का आंसर कितना होना चाहिए फोटो के हिसाब से 8, और अगला आप इस पे आ जाओ तो मेरे ख्याल में आप बोलोगे कि x प्लस जेड का आंसर कितना होना चाहिए 10। इसको अपन मार्क करेंगे 1, इसको मार्क करेंगे 2, इसको मार्क करेंगे 3। इसके बाद जो सॉल्विंग का तरीका है वो बहुत पिक्यूलियर, बहुत पर्टिकुलर है। आप कुछ और करोगे तो आंसर नहीं आएगा, जो दिखा रहा हूँ ये करना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को आप जबरदस्ती कर दो ऐड 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक। अब तीनों को ऐड करने पे निकलेगा क्या उस चीज को थोड़ा ध्यान से रियलाइज कर। x एक बार, x 2 बार, तो x कितने बार 2 बार, तो ये आ जाएगा 2x। y एक बार, y 2 बार, तो ये भी आ जाएगा मेरे ख्याल में 2y। और सिमिलरली z का भी देखोगे तो एक बार और 2 बार, मेरे ख्याल में आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ z इज इक्वल्स टू में इफ यू सी, तो 12 प्लस 8 का आंसर 20, 20 प्लस 10 का आंसर 30, सो ये हो जाएगा 30। सब में से आप एक बार के लिए 2 कॉमन ले लो तो यू विल बी लेफ्ट विद x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 30, ठीक है। सो यहाँ से मेरे ख्याल में 2 को डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना 15, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इसको आप मार्क कर लो 4, ठीक है। अब आप देखना कि हम 4 एंड 1 को साथ में सॉल्व करके आंसर निकालें। 1 कहता है कि x प्लस वाई का आंसर कितना होना चाहिए 12। इस इंफॉर्मेशन को आप अगर इन दोनों के जगह पर रिप्लेस कर देते हो तो आपको नया सिचुएशन क्या मिलेगा कि 12 प्लस जेड मस्ट बी इक्वल्स टू हाउ मच 15। तो यहाँ से डायरेक्टली z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके लिए 3 आया समझ। सिमिलरली आप अगर 4 को 2 के साथ सॉल्व करने का प्लान करते हो तो 2 में यू कैन सी कि y प्लस जेड का आंसर कितना है 8, सो यू कैन रिप्लेस दिस y प्लस जेड वाला पार्ट बाय 8 एंड आपको मिल जाएगा कि x प्लस 8 इक्वल्स टू कितना 15। अगेन सॉल्विंग दिस विल गिव अस कि x इक्वल्स टू कितना आ गया, ठीक है। और जब आपके पास में x और z दोनों आ गया तो फिर आप बहुत सारा काम कर सकते हो। आप मान लो कि 4 में डायरेक्टली डाल ही दो कि इक्वेशन 4 इंप्लाइज
ये 4 से भी ज्यादा इजी क्या रहेगा, किसको ढूंढ रहे हैं हम लोग, y को ना, 2 में डाल दो। इक्वेशन 2 इंप्लाइज 2 के अंदर में है y प्लस जेड इक्वल्स टू 8 और z कितना रखा है आपका 3, तो ये डाल दो मेरे ख्याल में y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू कितना, तो x आ गया, y आ गया और z आ गया। x विल रिप्रेजेंट योर AD, फिर y विल रिप्रेजेंट BE एंड z विल रिप्रेजेंट हेंस आंसर। ठीक है, करो कॉपी फटाफट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़िए इस पे भी आप स्टार लगाइए। 5 लगाना है, शायद ज्यादा हो गया, 6 हो गई। अच्छा देखो एक बार पढ़ के थोड़ा समझाने का पहले ट्राई करता हूं और फिर हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, ABC इज अ राइट एंगल्ड एट E, मतलब राइट ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट E, मतलब एंगल A जो है वो सवाल के हिसाब से 90 डिग्री ये बोलना चाह रहा है, सच दैट AB इज इक्वल्स टू 6 एंड AC इज इक्वल्स टू 8, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल। देखो अभी जो इन सर्कल है ये इंस्क्राइब्ड सर्कल का ही एक और दूसरा मतलब समझो कि पर्यायवाची है, नहीं होता है वो सिनोनिम एंटोनिम, तो ये सिनोनिम है किसका, इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल को हम कभी कभार क्या बोल सकते हैं, इन सर्कल। तो जब भी इन सर्कल बोला रहेगा फीलिंग हम इंस्क्राइब्ड सर्कल वाला ही ले रहे हो। ठीक है, तो ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है जो उसके सारे साइड्स को क्या कर रहा होगा, टच। ट्राइंगल के विषय में पहले से बोला हुआ है कि कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा एंगल पे 90 डिग्री होगा, तो एंगल ए पे 90 डिग्री होगा। और इस सिचुएशन में इस राइट एंगल ट्राइंगल का मेरे को 2 साइड का वैल्यू बताया हुआ है और मुझे इस इन सर्कल का, ये इंस्क्राइब्ड सर्कल का क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। इसका भी देखो 2 अप्रोच एग्जिस्ट करता है, एक एरिया के हिसाब से काम कर सकते हैं बट वो थोड़ा लंबा जाता है, तो मैं वो नहीं बताऊंगा आप लोग को। एक थोड़ा छोटा अप्रोच है, उसमें लेकिन लॉजिक बहुत है, तो ध्यान से देखते जाना उसको। ठीक है, और उस अप्रोच से हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो छोटे वाले अप्रोच में सबसे पहले आपको जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करना है, नालो, NALO, नालो, मतलब नाली में नहीं कूदना है, नालों पे ध्यान दें। देखिए इसको देखिए, मतलब जो भी ये बोल रहा है उसका जब आप बनाएंगे तो अल्टीमेटली देखो क्या होगा, एक ट्राइंगल ABC होगा और फिर आपके पास में एक सर्कल होगा जो उसके सारे साइड्स को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। टचिंग पॉइंट को आप LMN बोल दीजिएगा, सेंटर को आप O बोल दीजिएगा। तो उस सिचुएशन में यू विल फाइंड कि एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है जिसका नाम है नालो। इस क्वाड्रिलेटरल पे ध्यान से आप फोकस करो। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में थ्योरम 1 की वजह से मैं कहूंगा कि एंगल N का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। फिर से थ्योरम 1 की वजह से मैं कहूंगा कि एंगल L का वैल्यू भी 90 डिग्री होना चाहिए। सवाल की वजह से एंगल A का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। अब सबको जब 90 डिग्री का झुंझुना मिल ही गया है तो O क्यों मान लो कि वंचित रहेगा, उसका वैल्यू भी 90 डिग्री ही होना चाहिए, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल में सारा एंगल मिला के कितना होगा, 360। 3 आदमी 90 तो चौथा आदमी भी पक्का 90, सब के लिए बराबर एक। ठीक है, अब सब 90 होने की वजह से ये जो नालो क्वाड्रिलेटरल था आपका ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल होगा। तो अल्टीमेटली ये स्क्वायर, लेकिन ठीक है एवरीबडी इज 90 डिग्री तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के बाद में क्या है कि रेक्टेंगल का वैसे जनरली बस ऑपोजिट साइड से इक्वल होता है, लेकिन नालों के अंदर में क्या है कि देखिए ये नो और ये लो ये दोनों भी इक्वल, यानी कि एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर। क्लियर मेरे ख्याल में, हाँ मैं आ रहा हूं उस पर। देखो वैसे हमारा काम क्या है कि रेक्टेंगल से ही हो जाएगा, फिर भी बस क्या है कि मन को अच्छा लगाने के लिए मैं इसको स्क्वायर तक ले जाता हूं। आप स्क्वायर का प्रॉपर्टी समझिए, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर सारा एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर में जनरली बस ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। तो along with all angles being 90 डिग्री अगर आपको ये भी मिल जाए कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल तो यू कैन से कि इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो नालों के अंदर में क्या है कि सारा एंगल 90 डिग्री तो हो ही रहा है और साथ ही साथ एडजेसेंट साइड इक्वल भी हो रहा है, देयरफॉर नालो विल बी अ स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर अगर वो हुआ तो उसके सारे साइड का लेंथ क्या होगा, सेम। तो अगर उसका एक साइड का वैल्यू r है यानी कि रेडियस है तो सारा साइड क्या होगा, रेडियस होगा। क्लियर मेरे ख्याल में, फ्रॉम देयर आई कैन से कि लुक AL का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, रेडियस, एंड AN का वैल्यू भी क्या होना पड़ेगा, रेडियस। आया बात समझ। बाकी अगर आप स्क्वायर इसको नहीं भी करते हैं ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आता। रेक्टेंगल करने के बाद में भी देखो रेक्टेंगल के हिसाब से ऑपोजिट साइड्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल। तो रेक्टेंगल भी अगर ये हो गया तो भी जो AL है वो NO से इक्वल होना चाहिए। NO फोटो के हिसाब से क्या है, रेडियस, तो AL को क्या होना पड़ेगा, रेडियस। सिमिलरली OL फोटो के हिसाब से क्या है, रेडियस, तो AN को भी क्या होना पड़ेगा, रेडियस। क्लियर। तो बेसिकली ये इतना बहस करने के बाद हम एक छोटे से कंक्लूजन पे पहुंचे कि AL वाला जो पार्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के इक्वल होना चाहिए, और AN वाला पार्ट भी किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के इक्वल होना चाहिए।
अब ए से लेके बी तक का जो टोटल पार्ट है आपका वो कितना दिया हुआ आपको 6। तो यदि यही पार्ट आर हो गया है तो वो बचा हुआ पार्ट कितना होगा 6 माइनस आर, चलेगा ना। और ए एन अगर आर हो गया है पूरा, अगर 8 बोला हुआ है तो बचा हुआ सी एन कितना होगा 8 माइनस आर। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी लेकिन वही थ्योरम 2 वाले प्रॉपर्टी की वजह से आप देखो कि बी तो एक बाहर का पॉइंट है, वहां से बी एम भी एक टेंजेंट है, बी एल भी एक टेंजेंट है। यदि बी एल का वैल्यू 6 माइनस आर तो बी एम का वैल्यू भी कितना होना चाहिए 6 माइनस आर, ठीक है। ऐसे ही सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा बात करते हुए कह सकते हैं कि इसको भी 8 माइनस आर बोल दो। सी बाहर का पॉइंट है, वहां से एक टेंजेंट सी एन आएगा, एक टेंजेंट सी एम आएगा, तो दोनों का लेंथ आपस में क्या होना चाहिए इक्वल, तो उसके हिसाब से वो भी 8 माइनस आर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में आप एकदम ही मतलब अपने बचपन में चले जाओ, पाइथागोरस हम सब लोग जानते हैं नहीं, तो एंगल ए के 90 डिग्री होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बी सी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी दिया हुआ था 8 उसका स्क्वायर, ये दिया हुआ था 6 उसका स्क्वायर, मिला के हो जाएगा 100। ये है बीसी का स्क्वायर, सो इसके हिसाब से बीसी कितना है 10, ठीक है। यानी कि ये पूरा पार्ट टेक्निकली कितना होना चाहिए 10, और पूरा पार्ट जो है ये आर वार के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो मुझे तो ऐसा मिला है कि बी सी इज इक्वल्स टू होना चाहिए 8 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर, लेकिन बी सी एक्चुअली कितना आया है मेरा 10, सो 10 इक्वल्स टू 8 प्लस 6 14 माइनस ट्वाइस आर, यहाँ से ट्वाइस आर को यहाँ ले आओ, दिस इज इक्वल्स टू 4, 2 2 काट दो, सो आर इक्वल्स टू 2, ठीक है। ठीक है चलो लिखते हैं, लिखो सबसे पहले लिखो इन क्वाड्रिलेटरल नालो NaLO, इन क्वाड्रिलेटरल नालो लिखो एंगल N इज इक्वल्स टू एंगल L इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल N फॉर नासिक और L फॉर लुधियाना, तो एंगल N इक्वल्स टू एंगल L इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन आप दे सकते हैं थ्योरम 1। फिर आप लिखो एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका रीजन गिवन, एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री इसका रीजन गिवन। और फिर आप लिखो एंगल O इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसके साइड में लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, नीचे लिखो हेंस नालो इज रेक्टेंगल, हेंस नालो इज रेक्टेंगल। फिर लिखो बट नो इज इक्वल्स टू लो, NO इक्वल्स टू LO, NO इज इक्वल्स टू LO, ब्रैकेट में बोलना रेडियस, दोनों रेडियस है। नीचे लिखो देयरफॉर नालो इज स्क्वायर, नालो इज स्क्वायर, आपका इच्छा, नालो इज स्क्वायर। नीचे लिखो देयरफॉर NA is equals to AL is equals to small r radius, therefore NA is equals to AL is equals to small r radius, ठीक है। इसके आगे लिखो now LB is equals to 6 minus r and therefore BM is equals to 6 minus r, LB is equals to 6 minus r and therefore BM is equals to 6 minus r, ठीक है। इसके नीचे लिखो अगेन CN is equals to 8 minus r, CN is equals to 8 minus r, therefore CM is equals to 8 minus r, is equals to 8 minus r। नीचे लिखो hence BC is equals to ये वाला लिखना 8 minus r plus 6 minus r, BC is equals to 8 minus r plus 6 minus r, this implies BC is equals to 14 minus 2r, this implies BC is equals to 14 minus 2r। इसको मार्क कर लो, कुछ किया मार्क अभी तक नहीं। इक्वेशन 1 BC is equals to 14 minus 2, फिर लिखो अगेन एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री,
एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, नीचे लिखना therefore BC square is equals to AC square plus AB square. This implies BC square is equals to 8 square plus 6 square. This implies BC square equals to 100. Therefore BC is equals to 10. Therefore BC is equals to 10. इसी के नीचे लिखना this implies BC के जगह आप रिप्लेस कर दो 14 माइनस 2R और राइट हैंड साइड में आपके पास रहेगा 10, इसमें आप रीजन दे दो फ्रॉम 1. दिस implies 4 इक्वल्स टू 2R, सो R इक्वल्स टू सेंटीमीटर, R इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो इसमें. देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले थोड़ा सा क्या है ना कि डायग्राम समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे ये ही बन रहा है, ये क्यों ऐसा बन रहा है, उसके अंदर हम प्रूफ करेंगे. प्रूफ में भी हम पहले 2 नंबर करेंगे, फिर हम 1 नंबर करेंगे, थोड़ा इजी फील होगा हम लोग. ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि A इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स एंड लाइन L इज अ कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स टचिंग एट B एंड C. मतलब इनको 2 अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहे हैं. तो अब ये देखो कि 2 सर्कल अगर आप बनाना चाहते हो जो एक्सटर्नली एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच करे तो ऑब्वियसली यही फोटो बनेगा. ठीक है, और उस एक्सटर्नली टचिंग पॉइंट का नाम क्या होगा इस फोटो के हिसाब से ए, कि ए पॉइंट पे वो लोग एक दूसरे को टच कर रहे हैं. उसके बाद में क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कॉमन टेंजेंट बनाया गया जो दोनों सर्कल को टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा. अब क्या कि कॉमन टेंजेंट आप देखो दोनों के बीच से भी बना सकते हो, जो ए पॉइंट से लाइन पास कर रहा है वो भी कॉमन टेंजेंट है, और एक टेंजेंट आप ऐसा भी बना सकते हो कि ऐसे बनाया, एक को बी पे टच कर रहा है और एक को सी पे टच कर रहा है. अब बोले सर हमको कैसे समझ में आएगा कौन सा टेंजेंट का बात चल रहा है, तो अब इस लाइन को पढ़ के थोड़ा समझो कि लाइन एल is a common tangent to both the circles touching them at B and C. अगर आप इनके कॉमन पॉइंट से लाइन बनाते हो, उसको अपना कॉमन टेंजेंट मानते हो, तो वो 2 सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पे टच नहीं करेगा. ठीक है, एक ही पे टच करेगा. लेकिन ये बोल रहे हैं कि ऐसा टेंजेंट है जो पहले वाले को बी पे टच कर रहा है और दूसरे वाले को सी पे टच कर रहा है, तो ऑब्वियसली टेंजेंट आपका ऐसा ही आना पड़ेगा. क्लियर मेरे ख्याल में. उसके बाद ही आपको बोल रहा है कि M इज अनदर लाइन, एक और लाइन है M. ठीक है ना, जो कॉमन टेंजेंट है एट E, मतलब इनके कॉमन पॉइंट से उस टेंजेंट को ड्रॉ किया हुआ है. एंड इट इंटरसेक्ट्स BC, पुराने वाले टेंजेंट को ये काट रहा है कहाँ पे, D पे. और इस सिचुएशन में यू नीड टू प्रूव कि एंगल BAC का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री. एंड पॉइंट D इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, मतलब D इज मिड पॉइंट ऑफ BC प्रूव करना है मेरे को, पहला बात. और दूसरा मेरे को प्रूव करना है कि एंगल BAC का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री. अब देखो होता ही है ना कि इस टाइप का अचानक से कोई नया लैंग्वेज एग्जाम में आपको दिख जाए ना तो पैनिक कर जाते. बाकी सोल्यूशन इसका इतना सिंपल है कि आपको देख के हंसी आएगा कि यही था. ठीक है, फर्स्ट हम सेकंड पार्ट पे थोड़ा फोकस करने का ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, सेकंड पार्ट पे थोड़ा ध्यान से देखो और सोचना. अगर मैं इस सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में सोचूं तो मुझे लगता है कि डी एक बाहर का पॉइंट है और बाहर के पॉइंट से एक टेंजेंट BD बना और एक टेंजेंट DA बना, तो BD और DA का लेंथ आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल. तो आई कैन से कि लुक BD शुड बी इक्वल्स टू D. ठीक है ना. फिर दूसरे केस में इस दूसरे वाले सर्कल के लिए आई कैन से कि अगेन D इज बाहर का पॉइंट, एक DC टेंजेंट है, एक DA टेंजेंट है, तो दोनों का लेंथ आपस में क्या होना चाहिए, बोलो, इक्वल. तो क्या मिलेगा आपको, DC इज इक्वल्स टू DA. नाउ बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू DA, सो दे विल बी इक्वल टू ईच अदर. सो आई कैन से कि BD इक्वल्स टू DC एंड आई थिंक दैट प्रूव्स आवर केस. सेकंड पार्ट तो हो गया, सोच के देखो. देखो फर्स्ट पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है पूरा. अब आते हैं हम सेकंड पार्ट के ऊपर. अब सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है अगर आपका दिमाग जो है वो ठीक से काम कर रहा है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि BD और DA ऑब्वियसली आपस में क्या हो गया, इक्वल. तो जो ट्राइंगल BDA है, डू यू फील कि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्राइंगल का दोनों बेस एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल. तो यदि मैं गलती से इस ग्रीन वाले पार्ट को X कह दूं तो वही गलती मुझे यहाँ दोहराना पड़ेगा और एंगल A को क्या कहना पड़ेगा, X कहना पड़ेगा. सेम आर्ग्यूमेंट में दूसरे वाले ट्राइंगल में भी दे सकता हूं कि देखो DC और DA तो इक्वल है, तो उसके चक्कर में ट्राइंगल DAC को कैसा ट्राइंगल होना पड़ेगा, आइसोसेलेस. और उसमें भी अगर मैं ब्लू वाले पार्ट को Y बोल के पुकारूं तो मुझे इसको भी Y बोल के ही पुकारना पड़ेगा. दूसरा क्या ऑप्शन है मेरे पास. उसके बाद में हम थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आके थोड़ा विजन बड़ा करेंगे, इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे. देखो ट्राइंगल BAC, तो BAC पूरा का पूरा अपने आप में एक सिंगल ट्राइंगल है, तो उसके सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. तो वो वाले पॉइंट को अगर मैं पकड़ के आगे चलूं तो मैं बोलूंगा कि यार देखो
एक्स प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू होना चाहिए 180। सोच के देखो, देखो मैं फील करवाता हूँ। ये ट्राइंगल ले रहे हो राइट, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। चलेगा यहां तक। दोनों एक्स को कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हैं, 2x, और वाई को कंबाइन करके 2y इज इक्वल टू हाउ मच, 180। 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इंटू 2 इज इक्वल टू कितना, 180। 2 को धक्का मार दो तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 90। और x प्लस वाई ही कौन है, एंगल बी एस इज इक्वल टू, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर ठीक से प्रैक्टिस करके नहीं गए हो तो हो सकता है कि स्ट्राइक आपको नहीं करेगा ये चीज, ठीक है। लिखिए, अच्छा लिखूं, पहले सेकंड पार्ट के लिए लिख लूं। लिखो BD इज इक्वल्स टू DA, BD इज इक्वल्स टू DA। रीजन देना थ्योरम 2, और उसके नीचे लिखूं DC इक्वल्स टू DA, इसका रीजन भी देना थ्योरम 2। नीचे लिखो देयरफॉर BD इक्वल्स टू DC, देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू DC, ठीक है। नीचे लिखना कि हेंस D bisects BC, D bisects BC, फुल स्टॉप। आगे लिखो अगेन in triangle BDA BD equals to DA, in triangle BDA BD is equals to DA, so let, यहां देख लो एक बार, एंगल DBA is equals to angle DAB is equals to X, angle DBA equals to angle DAB is equals to X. Similarly in triangle DAC angle DCA is equals to angle DAC is equals to मान लो Y, ठीक। नीचे लिखो नाउ in triangle BAC, ठीक है। ये पार्ट कॉपी करो, ठीक है। और आज एक बार यहीं स्टॉप कर देंगे।